हेलो स्टूडेंट, आज के दल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का भाग 8 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को विभिन्न लोगों ने कैसे कैसे लिया। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। तो गांव में अगर हम बात करें तो जो किसान समुदाय थे, चाहे वो गुजरात का पाटीदार समाज हो या उत्तर प्रदेश का जाट हो, वो इस आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वो बहुत परेशान थे। आप जानते हैं बच्चों, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत जो है, जो ब्रिटिश शासक थे, उन्होंने भारतीयों में जो होता है व्यावसायिक फसल पर अधिक जोर दिया था। वो किसानों को इस बात के लिए उन्होंने मजबूर किया था कि वो जो होता है ऐसी फसलों का उत्पादन करे जिसको कि बेच के ज्यादा से ज्यादा जो है वो रुपया कमाया जा सकता है। तो उन्होंने जो कैश क्रॉप्स होती है, उनके फसलों के उत्पादन पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो जोर दिया था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था कि व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन सा हो गया था। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। अब किसानों के सामने आप स्थिति देखिए कि उनके पास एक तो उनको लगान चुकाने में बहुत ज्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पर बजाय इसके कि उनको लगान की मुआफी दे दे, लेकिन सरकार जो है वो लगान माफ करने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया था। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया गया। जो संपन्न किसान वर्ग था, उस किसान वर्ग ने जो है अपने सभी समुदाय को भी एकजुट किया था। किस आंदोलन के लिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ थी। तो ये जो संपन्न जो किसान थे, उनके लिए स्वराज की लड़ाई अब क्या बन गई थी कि वो किसान जो लगान देता है ब्रिटिश शासक को, उसके खिलाफ ये एक लड़ाई बन गई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बहुत ज्यादा निराशा हुई। देखिए क्या होता है कि जब कोई आंदोलन चलता है और जब लोगों को ये जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन होता है, और जब लोग उसमें पूरे अपने तन मन धन जो होता है अपना न्यौछावर कर देते हैं, लोग उसमें इतने सारे अत्याचार भी उन्होंने सहा, जब वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो आंदोलन समाप्त हो जाता है तो उन्हें बहुत ज्यादा जो है वो निराशा होती है। उन्हें लगता है कि अभी तक उन्होंने जो भी प्रयास किए थे वो सारे के सारे असफल हो गए थे। ऐसा ही कुछ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में भी हुआ था बच्चों। और उस समय भी 1931 में जब पहले चरण में से स्थगित कर दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को, तो इन किसानों को बहुत ज्यादा निराशा हुई थी। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उसमें बहुत लोगों ने जो है हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनकी उम्मीद थी वो टूट गई थी। इसलिए अब उन्होंने यह सोचा कि अब दोबारा जो है, जो दूसरा चरण जब स्टार्ट हुआ था 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तब उन लोगों ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया था। अब हम देखेंगे कि गरीब किसानों ने आंदोलन को कैसे लिया। ये तो पहले तो हमने देखा कि संपन्न वर्ग के जो किसान थे उन्होंने ये आंदोलन को कैसे लिया। अब देखते हैं कि गरीब किसानों ने आंदोलन को कैसे लिया था। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे। संपन्न वर्ग के जो किसान थे वे क्या चाहते थे? उनकी लड़ाई क्या थी? लगान को कमी करने या उनको माफ करने के खिलाफ थी। लेकिन गरीब किसान केवल ये नहीं चाहते थे कि लगान में कमी हो, लगान में तो कमी हो, पर वे ये भी चाहते थे कि उन्हें जमींदारों का जो भाड़ा चुकाना था उससे भी माफ कर दिया जाए, क्योंकि इनका शोषण ब्रिटिश सरकार तो कर ही रही है, लेकिन ब्रिटिश सरकार के पोषक जो जमींदार वर्ग थे वो भी इनका बहुत ज्यादा शोषण कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथ में होता था। तो अब ये किसान किनके ज्यादा संपर्क में आ गए थे? जो कम्युनिस्ट थे, जो समाजवादी थे, उनके ज्यादा संपर्क में आ गए थे, क्योंकि वे लोग जो है वो किसानों के ज्यादा करीब होने लगे थे। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे थे।
अब आप देखिए कि थोड़े जो गरीब किसान है और कांग्रेस जो है, इनके मध्य जो संबंध थे वो अब वैसे उतने अच्छे नहीं रहे थे। अब हम देखते हैं व्यावसायिक वर्ग की क्या स्थिति थी इस आंदोलन के संपेक्ष में। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। तो व्यावसायिक वर्ग भी जो था वो भी अब इस आंदोलन में सक्रिय रूप से अपनी हिस्सेदारी किया था। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, जिसे कि इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, इसका हिंदी इंग्लिश में नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, का गठन किया गया था। ये देखिए फिक्की आज भी है, तो इनका गठन जो है इस समय ही हुआ था उनके व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए। किनके? जो उद्योगपति है, जो व्यावसायिक वर्ग है, उनके। इसमें दो आपको बहुत महत्वपूर्ण नाम मिलेंगे बच्चों, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जी.डी. बिरला, मतलब घनश्याम दास बिरला। जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने क्या किया, भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। तो ये जो सिविल डिसओबीडिएंट जो मूवमेंट है, इसका उन्होंने समर्थन किया था और ये भी कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक जो नियंत्रण है उसको हटाया जाए, उसका उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। जब कोई आंदोलन चलता है तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो इसके लिए भी उन्होंने बहुत रूप से इस आंदोलन को चलाने में आर्थिक सहयोग दिया था अपना, और ये भी कहा था कि जो आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से उन्होंने पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। ज्यादातर व्यापारी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी, व्यापार व उद्योग निबाद ढंग से फल फूल सकेगा। उनका ये स्वप्न था कि एक ऐसा जगह हो जहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं हो, ये जो बॉर्डर्स वगैरह, जो औपनिवेशिक जो पाबंदियां, ये ना हो, ताकि व्यापार जो है वो सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो सके और वो अच्छे से जो है फल फूल सके। देखिए, गोलमेज सम्मेलन की विफलता, हम देखते हैं कि कांग्रेस सिर्फ केवल बच्चों एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, एक ही गोलमेज सम्मेलन में जो है वो उन्होंने इसमें भाग लिया था और वो था सेकंड गोलमेज सम्मेलन। तो इस गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया था। वे लंबी अशांति और आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से अब डरे हुए थे। अब हम देखेंगे मजदूरों ने आंदोलन को कैसे लिया। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया था। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। तो देखिए, जहां पे उद्योगपति का संपर्क जो है जैसे जैसे कांग्रेस के साथ बढ़ा, वैसे वैसे मजदूर कांग्रेस से दूर होते चले गए थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। तो कुछ ऐसे मजदूर थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था और उनके जो कुछ विचार थे उसे वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इस लड़ाई में जोड़ लिया था। अब देखिए, 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। जो दोनों ही जो कर्मचारी है रेलवे के और गोदी, मतलब कि जो पोर्ट वगैरह जो रहता है, वहां के जो कर्मचारी थे, उन्होंने हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियां और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया था। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी।
कांग्रेस अभी भी जो है वो मजदूरों की मांग को अपने जो ये आंदोलन चला रहे हैं उसमें उन मांगों को जो होता है सम्मिलित करने में अभी भी जो है उसको हिचकिचाहट हो रही थी। कांग्रेस को क्या लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि औरतों ने आंदोलन को कैसे लिया। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। देखो, ये ऐसा मौका था जिसमें कि औरतें जो है अपने बच्चों को गोद में लेके वो आंदोलन के लिए जो होता है सड़कों पर उतर आई थी। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। तो औरतों ने अपने घर की चार दीवारी से जो होता है वो पैर अपना कदम जो है वो आगे रखा और उन्होंने भी जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। औरतों ने जुलूस में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों की पिकेटिंग तक की। वो शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन में भी जो है औरतें जो है वो बैठी थी। बहुत सारी महिलाएं जो है वो जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज्यादातर जो है जो ऊंची जाति की महिलाएं थी, जो संपन्न परिवारों की महिलाएं थी, वो ज्यादा सक्रिय थी इस आंदोलन में, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। अब उन्हें लगता था कि हमें राष्ट्र की सेवा करना ही हमारा मुख्य रूप से जो है वो दायित्व है। लेकिन एक बात और यहाँ बहुत अच्छे से समझिएगा, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई बहुत भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का स्वयं यह मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। और इसीलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही है। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी, तो ये बात भी हमें एक्सेप्ट करनी होगी। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने ये देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को विभिन्न वर्ग, समाज के विभिन्न वर्ग, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो उद्योगपति हो, या फिर इस समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो औरतें थी, उन्होंने किस तरीके से इस आंदोलन को लिया और उन्होंने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन में किस तरीके की सहभागिता दिखाई।